नमस्कार। सौरव, यदि आप सुन रहे हो तो काइंडली हमको लिख के बता दें समहाउ, सो दैट आई कैन नो आई एम स्पीकिंग एंड आई एम बीइंग हर्ड बाय अदर्स आल्सो। So, Namaskar everyone. First of all, I would like to apologize. The reason for delay is my unfamiliarity with the technology. This is the first time I am using the Facebook Live, and that is why I am facing lot of problems. Anyway, hopefully I presume that the technology problem has been overcome, it has been resolved, and now I can start my lecture. सो अगेन सभी लोगों को नमस्कार। ये तकनीकी समस्या के कारण जो व्यवधान हुआ उसके लिए हम आपसे सभी से क्षमा प्रार्थी करते हैं, और मैं आशा कर रहा हूँ कि मेरे व्याख्यान को आप सभी लोग सुन पा रहे हैं। जो टॉपिक दिया गया है मुझे, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कॉन्स्पिरेसी थियरी से। ढेर सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी चल रही कि ये कोरोना वायरस क्या है। तो फर्स्ट थिंग आई विल टॉक अबाउट द डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी थियरीज रिलेटेड टू कोरोना वायरस। जो दो थियरी हैं कॉन्स्पिरेसी थियरी व्हिच इज फ्लोटिंग इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। द फर्स्ट थियरी इज दैट इट इज अ बायोलॉजिकल वीपन। इफ इट इज अ बायोलॉजिकल वीपन देन इट हैज बीन मेड इन लेबोरेटरी, एंड देन देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट व्हिच से दैट इट इज अ नेचुरल वायरस। It is a natural virus which is the result of mutation. पहले से भी आप SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ढेर सारे जो थे वो वायरस थे, और ये कहा जा रहा है कि ये वायरस जो है म्यूटेशन से, सार्स के बारे में कहा जाता है कि ये बैट से, चमगादड़ से शुरू हुआ और फिर बिल्ली को आया, और फिर बिल्ली से फिर ह्यूमन बीइंग को आया। अभी इसके बारे में, कोरोना वायरस के बारे में अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी एकमत नहीं है कि ये कहाँ से, जैसे एनिमल से ह्यूमन बीइंग में कैसे आया। अब ये है कि यदि ये नेचुरल वायरस है, म्यूटेशन से आया है, तो कोई इशू नहीं है। दूसरा, यदि ये लेबोरेटरी मेड वायरस है तो प्रश्न उठता है कि इसको किसने बनाया। सो देयर आर अगेन टू स्कूल ऑफ थॉट। वन स्कूल ऑफ थॉट इज सेइंग दैट इट हैज बीन मेड बाय चाइना, another school of thought is saying that it had been made by the United States of America, because right now in the international community these two countries are the only country who has the competency, who has the capability to treat this virus, to treat any kind of virus. Other countries are lacking it. चाइना और अमेरिका के अलावा कोई दूसरा वायरस नहीं बना सकता है, बायोलॉजिकल वीपन नहीं बना सकता है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्हीं दोनों का काफ़ी एडवांस स्टेज में है। अब है, यदि ये बनाया गया है लेबोरेटरी में से, तो प्रश्न ये उठता है ये किसने बनाया, चीन ने या अमेरिका ने। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ये चीन के जो वायरोलॉजी लेबोरेटरी है वुहान में, जो उनके हुबेई प्रांत में है, तो ये वहाँ ये वायरस को डेवलप कर रहे थे, बना रहे थे, और एक्सीडेंटली उनका कहना है कि ये जो है वायरस एक्सीडेंटली रिलीज हो गया वुहान में, और वहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। जब चाइना पर ये एलिगेशंस अमेरिका की तरफ से आया तो इमीडिएटली चाइना आल्सो हिट बैक, और चाइना ने काउंटर एक्यूज किया अमेरिका को कि ये अमेरिका किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इस वायरस को डेवलप किया था, और उनका मोटिव था पैसा कमाना, और उनका कोई अमेरिकन सोल्जर्स के कह रहे हैं कि उसके थ्रू जो है ये वुहान में आया। और कोई ऐसी मीडिया रिपोर्ट भी थी कहीं किसी प्रेस में कि सोल्जर्स की मृत्यु हो गई थी। तो चाइना ने डिमांड किया कि वो जो सोल्जर्स है जिसकी बॉडी को दफना दिया गया उसको निकाला जाए, उसको फिर से एग्जामिन किया जाए और ट्रूथ को फाइंड आउट किया जाए कि वो कोरोना वायरस से ही मरा था या किसी और से। तो चाइना और अमेरिका में ये आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। नोबडी नोज कि हु हैज़ मेड दिस वायरस। दूसरी
एक प्रेस में आया था, कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये लेबोरेटरी मेड नहीं है, ये नेचुरल वायरस है। यदि ये नेचुरल वायरस है और सार्स के जो वायरस थे उसके म्यूटेशन से आया है, तो ये यहाँ ख़त्म हो गई। एनीवे, बाद में साइंटिस्ट तह तक जाएंगे और इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये लेबोरेटरी मेड है या नेचुरल है। तब तक हम इनको इंतजार करना होगा। दूसरी बात, ये ऐसा नहीं है कि ये पहला वायरस है या अंतिम वायरस होगा। मानव सिविलाइजेशंस के इतिहास में ढेर सारे वायरस आए हैं और उन्होंने मानव अस्तित्व को चुनौती दी है, लेकिन मानव हमेशा जो है विजयी हुआ है। और हम आशा कर सकते हैं कि पूर्व के भांति मानव जाति फिर से विजयी होगी और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, कोई ना कोई मेडिसिन आएगी, कोई ना कोई वैक्सीन आएगी। लेकिन ये अभी तक जितने भी महामारी मानव समुदाय ने देखे हैं, प्रॉब्ली ये उनमें एक बहुत ही बड़ी महामारी है। बड़ी हम इस सेंस में कह रहे हैं, यदि हम कैजुअलिटी के टर्म्स में जाएं, डेथ के टर्म्स में जाएं, तो इसके पहले जो महामारी हुए थे वहाँ पे काफ़ी मौतें हुई थी। प्लेग से यूरोप की आधी जनसंख्या थी। स्पेनिश फ्लू जो आया था उसमें 50 मिलियन लोगों की जान गई थी। भारत में कहा जाता था कि स्पेनिश फ्लू से 5% आबादी हमारी समाप्त हो गई थी। 5% करोड़ों में आबादी आएगी और 50 मिलियन का यदि आंकड़ा लिया जाए तो 5 करोड़ से ऊपर जो है लोग स्पेनिश फ्लू से मरे थे। ये घटना 1918-19 की है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के समय का है। और जर्मनी ने ये भी आरोप लगाया है, जर्मनी का ये भी निष्कर्ष है, विश्लेषण है कि शायद अगर जो स्पेनिश फ्लू नहीं आया होता तो शायद वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में पराजित नहीं होते। जर्मनी ने अपने पराजय के अनेकों कारण बताए हैं, उसमें एक कारण उन्होंने स्पेनिश फ्लू को भी बताया है। तो ये जो है कोरोना फिर से एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में आया है और अब ये मानव समुदाय कैसे इसको डील करता है, कैसे इसको ओवरकम करता है, ये फ्यूचर की जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको डिसाइड करेगा। ये कहा गया है कि हर संकट के बाद विश्व जो है बेहतर ढंग से सामने आता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वुड्रो विल्सन आए, उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। WTO सॉरी नॉट WTO, ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशंस, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक, IMF की स्थापना हुई। तो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को, फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर, पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर, इनको मैनेज करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए जो है ढेर सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुए और ये सेकंड वर्ल्ड वार की क्राइसिस के बाद ही आया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे मानव के समय में जितने भी संकट आए हैं, उस संकट के पश्चात विश्व में सहयोग बढ़ा है और उस सहयोग के बेहतर परिणाम आए हैं। चाहे वो संकट प्रथम विश्व युद्ध का हो, चाहे वो संकट द्वितीय विश्व युद्ध का हो, चाहे वो संकट ये 9/11 का हो और चाहे ये संकट कोरोना को हो। तो हम ये विश्वास कर सकते हैं कि इस संकट के उपरांत एक बेहतर विश्व हमारे सामने आएगा। हम आते हैं ग्लोबल ऑर्डर पे। ग्लोबल ऑर्डर हमारा जो है, ग्लोबल ऑर्डर पहले बहुत ब्रीफली कैसे बनता है। तो ग्लोबल ऑर्डर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्फ्लिक्टिंग एंड कोऑपरेटिंग इंटरैक्शंस बिटवीन द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विभिन्न राष्ट्र हैं, एक्टर हैं, उनके मध्य जो सहयोगात्मक और संघर्षात्मक जो अंतःक्रिया होती है। इंटरैक्शंस दोनों प्रकार के होते हैं और कोऑपरेटिव इंटरैक्शंस ही हैं। तो देयर इज ऑलवेज इंटरैक्शंस अमंग द स्टेट्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और ये इंटरैक्शंस सहयोग के भी हैं, संघर्ष के भी हैं। तो इन सहयोग और संघर्ष की अंतःक्रिया से, इंटरैक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन से वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण होता है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन के इंटरैक्शंस हैं वैसे सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो जो ग्रेट पावर्स हैं
मेजर पावर्स हैं उनके जो मध्य इंटरेक्शंस हैं वो वर्ल्ड ऑर्डर के शेप को डिटरमाइन करता है। इसीलिए यदि ये इंटरेक्शंस दो देशों के मध्य है तो उसको हम बायलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं या बायलैटरल ग्लोबल स्ट्रक्चर बोलते हैं। यदि ये कई राष्ट्रों के मध्य है तो उसको हम मल्टीपोलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। और यदि ये पूरा इंटरेक्शन किसी एक देश के द्वारा डोमिनेटेड है तो उसको हम यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर या यूनिपोलर वर्ल्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब ये जो राष्ट्रों के मध्य, अभी तो हम कोरोना पीरियड के पोस्ट कोरोना वर्ल्ड की बात भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तो हम कोरोना वर्ल्ड में ही चल रहे हैं। तो ये जो अभी कोऑपरेशंस और कॉन्फ्लिक्ट ये दोनों हो रहे हैं। एक तरफ यदि आप देखें तो अमेरिका चीन पर आरोप भी लगा रहा है, तो दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि अमेरिका की जो मेडिकल सप्लाईज है, चाहे वो पीपीई हो, चाहे वो उनके कोरोना वायरस के टेस्टिंग के किट हों या उनके मास्क हों, वो जो मेजॉरिटी में वो चाइना से ही आ रहे हैं। तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे को एक्यूज़ भी कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। और यदि उनमें बिजनेस चल रहा है, सहयोग भी चल रहा है। क्योंकि इवन जैकमा ने, जो वहाँ के अमेरिका चीन के सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं, जो अलीबाबा जो बहुत बड़ा जो है ई कॉमर्स का उनका वो है, उन्होंने अमेरिका को मिलियंस डॉलर का जो मेडिकल इक्विपमेंट्स थे, जो किट्स थे, ग्लोव्स थे, मास्क थे, वो उन्होंने फ्री में जो है एयरलिफ्ट करके चाइना से वहाँ पहुँचाया है। तो कोऑपरेशन भी चल रहा है। और वो चाइना, अभी एक रिपोर्ट आई थी कि इवन इंडिया के लिए जो मेडिकल सप्लाई आ रही थी वो भी उन्होंने जो है डाइवर्ट किया, जो है चाइना, अमेरिका ने प्रेशर डाला और चाइना को जो मेडिकल इक्विपमेंट इंडिया भेजना था या यूरोप भेजना था, उन्होंने वो सब अमेरिका डाइवर्ट कर दिए। तो ये जो वर्ड है जिसमें ये कहा जा रहा है कि शायद ये कोरोना वायरस के बाद का जो वर्ड होगा उसमें शायद ये ज़्यादा आइसोलेशनिस्ट वर्ड होगा। उस जो ग्लोबलाइजेशन को कहा जा रहा है कि प्रॉब्ली ग्लोबलाइजेशन का अंत का समय आ गया है। तो फिलहाल वो तो पोस्ट कोरोना वर्ल्ड के बाद में क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो अभी यही है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, अभी हमारा वर्ड जो है ग्लोबलाइज वर्ड है। इवन कोरोना वायरस को भी हम कह सकते हैं ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का ही प्रोडक्ट है। क्योंकि दिसंबर में ये जैसा कहा जा रहा है कि दिसंबर में ये वायरस सामने आता है, जनवरी में जाके चीन स्वीकार करता है कोरोना वायरस के एग्जिस्टेंस के बारे में, और जनवरी तक ये चीन में ही कन्फाइंड था। लेकिन जनवरी के बाद 3 महीने के अंदर विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश हो जो कोरोना से पीड़ित ना हो। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां कोरोना के एक आध मरीज ना हो। तो इतनी तेजी से संक्रमण फैला, और इस संक्रमण को फैलाने में ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन डबल है, ये दूसरे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। और ये पेंडेमिक्स का इतनी तेज़ी से फैलना, शायद अगर जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड नहीं होता, इतने फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होते, ज़्यादा ग्लोबल ट्रेवल नहीं होता, इतना ज़्यादा ग्लोबल फ्लाइट्स नहीं होती, तो शायद कोरोना वायरस अभी भी उचित रहता। और प्रॉब्ली तब इंटरनेशनल कम्युनिटी शायद बेहतर स्थिति में होता इसको रेस्पॉन्ड करने में। लेकिन ग्लोबलाइज वर्ल्ड होने के कारण जो सब चीज़ों का जो मूवमेंट हो रहा है उसमें कोरोना वायरस का भी मूवमेंट हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज़। ये जो लिस्ट हैं गुड, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल और आइडियाज़, उसमें हम एक नया जोड़ सकते हैं कि ये वायरस का भी जो है अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इस ग्लोबलाइजेशन के कारण हो रहा है। तो ये आप कह सकते हैं दिस इज द फ्लिप साइड ऑफ द नेगेटिव साइड ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। लेकिन ये इतनी तेज़ी से इस वायरस का फैलना ग्लोबलाइजेशन का एक परिणाम है। यदि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है तो इसका रिस्पांस भी ग्लोबल ही होना चाहिए। और ग्लोबल लेवल पे
प्रयास हो रहे हैं। सभी राष्ट्र इसके वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं और जो वैक्सीन का जो बनाने का समय है, नॉर्मली एक वैक्सीन बनाने में 1 साल का समय लग जाता है, क्योंकि उनको ढेर सारी एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल से पास करना होता है। तो अब इसमें कोशिश की जा रही है कि इसका जो पीरियड है 1 साल का, उसको कट साट करके 6 महीना कर दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके लिए सहयोग करना होगा। बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ये जो वैक्सीन का पीरियड है 1 साल से 6 महीने या 3 महीने लाने का, ये संभव नहीं है। तो अब ये सहयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रहे हैं और उसका कोई परिणाम निकलेगा। अब हम आते हैं कि अगर जो ये कोरोना वायरस इवेंचुअली ख़त्म होता है तो उसके फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होंगे। यहाँ पे फिर 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक कह रहा है कि जो फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर होगा ये चाइना डोमिनेटेड होगा। ऐसा कहा जा रहा है। पैक्स अमेरिकाना का टाइम ख़त्म हो गया है, अमेरिकन सेंचुरी का टाइम ख़त्म हो गया है, यूनिपोलर वर्ल्ड का टाइम ख़त्म हो गया है। अब जो है चाइना यदि अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल नहीं तो ऑलमोस्ट अमेरिका के एट पार आने की स्थिति में है। और जो पोस्ट कोरोना वर्ल्ड होगा उसका शायद चाइना यदि अमेरिका से आगे नहीं होगा तो चाइना विल बी एज पावरफुल एज अमेरिका इज़ राइट नाउ। अभी जो ये पेंडेमिक्स है, कोरोना का जो थ्रेट है, उसको जितने बेहतर ढंग से चाइना ने डील किया है उतने बेहतर ढंग से अमेरिका नहीं कर पाया है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। यद्यपि चाइना की जो फिगर्स हैं बहुत विश्वास योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े पैमाने पर इस युग में सच को छिपाना आसान नहीं है। यदि हम उनके फिगर को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, तो भी वो अमेरिका के पीछे ही हैं। आज अमेरिका इतना शक्तिशाली देश होने के बावजूद भी कोरोना के आगे लाचार नज़र आ रहा है। और ये लाचारी, और दूसरी तरफ चीन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने लगभग इस वायरस पर विजय पा ली है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो कुछ केसेज आ रहे हैं वो इम्पोर्टेड केसेज हैं, वो बाहर से आ रहे हैं। तो अब इसके बाद चाइना जितना कॉन्फिडेंटली अभी बिहेव कर रहा है और पूरे वर्ल्ड को जितनी भी है आजकल जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सब चाइना से ही सप्लाई हो रहे हैं। तो अब ये है कि फ्यूचर में जो है जब ये ख़त्म होता है अमेरिका की स्थिति क्या होगी। एक संभावना व्यक्त की जा रही है, एक तो ये हो गया कि चाइना पावरफुल होकर इमर्ज करेगा। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में चाइना की स्थिति और ख़राब होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब जो है शायद ऐसे कदम उठाएगा जिससे चाइना का लाभ होने के बजाय नुकसान ही हो। उदाहरण के लिए जापान के प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है कि कोई भी जो जापानीज़ कंपनी है जो चाइना में उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, यदि वो अपने यूनिट को रीलोकेट करते हैं, जापान लाते हैं, तो उनका जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होगा वो जापान गवर्नमेंट उसको देगी। यही नहीं, यदि वो चाइना से दूसरी जगह भी रीलोकेट करते हैं तो भी कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस चाइना उस जापानीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जापान गवर्नमेंट देगी। तो अब ये पूरी संभावना अमेरिका भी यही करेगा, क्योंकि अमेरिका में ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो मल्टीनेशनल्स कंपनियां हैं, वो या तो यूरोपियन ओन्ड हैं या अमेरिकन ओन्ड कंपनी हैं या जापानीज ओन्ड कंपनी है। यदि वो अपने को रीलोकेट करते हैं चाइना से ज़्यादा तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग निश्चित रूप से प्रभावित होगी। दूसरी बात ये कही जा रही है जो ग्लोबल सप्लाई चेन की, जिसको ग्लोबल वैल्यू चेन कहते हैं, इस ग्लोबल वैल्यू चेन में, इस ग्लोबल सप्लाई चेन में, इस ग्लोबल प्रोडक्शन चेन में चाइना की पोजीशन बहुत ही डोमिनेंट है। उदाहरण के लिए हम इंडिया की लेते हैं। हमारे भारत को कहा जाता है कि वर्ल्ड की फार्मेसी है। हम पूरे विश्व को जेनरिक मेडिसिन सप्लाई करते हैं और हर संकट के समय में पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है कि यहाँ से मेडिसिन होगी, जिसका उदाहरण अभी आपके सामने आया कि हमने जो है हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन
अमेरिका या पूरे विश्व को हम दे रहे हैं। तो लेकिन अब हम अपनी अगर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे ध्यान दें तो हम पाते हैं कि हमारा जो 70% एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसकी सोर्सिंग चाइना से हो रही है। हम ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं ये अपने यहाँ बनाने के बजाय चूँकि चाइना से इंपोर्ट करना सस्ता पड़ रहा है इसलिए हम चाइना से मंगा ले रहे हैं। अब कुछ दवाओं की जो हमारे भारत में बनती हैं उनकी 90% हम जो एपीआई है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो चाइना यदि इन फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की सप्लाई भारत को बंद कर दे तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगी। शायद हम विश्व को क्या अपनी ही दवा की आवश्यकता की पूर्ति करने में समस्या आए। इसी तरह से ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर का भी ढेर सारा जो है हम प्रोक्योर करते हैं, जो अपना सप्लाई चेन का जो है, प्रोडक्शन चेन का जो है वो हम चाइना से ही करते हैं। भारत क्या पूरा विश्व ही यही कर रहा है। तो जो पूरे ग्लोबल डिपेंडेंसी है चाइना पे और जो ये ग्लोबल सप्लाई चेन है, ये ग्लोबल प्रोडक्शन चेन है जिसको वैल्यू चेन कहते हैं, उस पे हमें चाइना का जो डोमिनेंस है ये पूरे विश्व के लिए कष्टदायक है। तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि शायद जो पोस्ट कोरोना वर्ल्ड होगा तो उसमें सभी राष्ट्र कोशिश करेंगे कि ये चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो। और जब चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी तो जो ग्लोबलाइजेशंस का जो थियरी है कि वो जो वर्ल्ड इंटरडिपेंडेंट हो, फ्री ट्रेड हो, कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करती है, दूसरों पे डिपेंडेंसी की बात करती है और इफ़िशियंसी की बात करती है और कहता है कि वही वो सामान प्रोड्यूस करें जो उसको इफ़िशिएंटली और कम जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वो कर सकते हैं। तो जो ग्लोबलाइजेशन की थियरी है ये इसके अगेंस्ट जाएगी। होगा क्या, फिर से ये लगता है कि शायद हम फिर से जो सेल्फ रिलायंस की बात करते थे इकॉनमी में कि जो कुछ भी है महंगा भी हो लेकिन हमारा अपना हो, तो सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी शायद पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में रिवाइव हो सकती है, जहां सभी देश चाहेंगे कि दूसरे देश पे उनकी निर्भरता कम हो। कम से कम चाइना पे निर्भरता को लेकर के सभी ज़्यादा सचेत हैं। फिर हम आते हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में अभी जो कोरोना वायरस से ग्लोबल इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो WHO हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपेक्षा की गई थी कि कोई भी ये पेंडेमिक्स आएगा, कोई भी एपिडेमिक्स आएगी तो WHO पहला संगठन होगा जो पूरे विश्व को चेतावनी देगी, गाइडलाइन जारी करेगी। लेकिन यहाँ पे WHO ये कार्य करने में पूर्णतः असफल रहा है। अब यहाँ ट्रंप आरोप लगा रहे हैं और भी देशों का आरोप है कि WHO ने चाइना के प्रभाव में तथ्यों को छिपाने का कार्य किया है। शायद पहले से एडवाइजरी जारी हो जाती, दिसंबर में ही जारी हो जाती, तो शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी पहले से सचेत हो जाती और ये वायरस उतनी देर तक नहीं बढ़ा। ट्रंप का कहना है कि वो जो ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन चाइना पे लगा रहे थे तो उस समय भी WHO ने ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन का ही विरोध किया था। यहाँ तक कहा था कि अभी ये निश्चित नहीं है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन वायरस का संक्रमण हो रहा है। तो ये सब वहाँ के जो चीफ हैं WHO के, इथोपिया के हैं, उन पर आरोप लगाया। उन्होंने काउंटर अटैक में कहा कि चूंकि मैं ब्लैक हूँ इसलिए हमको एक्यूज़ किया जा रहा है। तो रेसिज्म का भी उन्होंने आरोप लगाया अमेरिका पे, थर्ड वर्ल्ड होने का आरोप लगाया, एंटी अफ्रीकन, एंटी ब्लैक इत्यादि भी आरोप लगाए उनमें। अब ये WHO की फंडिंग भी अमेरिका ने बंद कर दी है। चूँकि WHO की सबसे बड़ा जो फंड जो है अमेरिका से, लगभग आधी फंडिंग अमेरिका से हो रही थी, $50 मिलियन के ऊपर की फंडिंग थी। अमेरिका की फंडिंग रोकने से WHO बहुत प्रभाव पड़ेगा, ये WHO को मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मालूम है। और WHO के जो ढेर सारे स्वास्थ्य के प्रोग्राम हैं वो प्रभावित होंगे और उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत को भी WHO के समर्थन से ढेर सारे प्रोग्राम यहाँ भी चल रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ कॉन्टेस्ट कोरोना का है और उसमें जो है वो अपनी फंडिंग विड्रॉ किया है। उसको सभी ने क्रिटिसाइज़ किया है, इवन बिल गेट्स ने भी क्रिटिसाइज़ किया है, यूरोपियन यूनियन ने क्रिटिसाइज़ किया है। तो ढेर सारे देशों ने उनको इस समय फंडिंग रोकने की क्रिटिसाइज़ क्योंकि इस समय जो है जिस भी स्थिति में, अच्छे ख़राब स्थिति में हो, कम से कम ये एक इंस्टीट्यूशन है जो ग्लोबल लेवल पे इस पेंडेमिक के खिलाफ खराब ही काम सही, असंतोषजनक ही काम सही, लेकिन कुछ कर रहा था।
WHO के बाद जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कटघरे में खड़ा है वो हमारा है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से अपेक्षा की गई थी कि ये संकट के समय में ये आएंगे, लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस फेल रहा, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल फेल रही। इसका कारण क्या है? ये बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी थी वो चाइना के हाथ में थी। चूंकि चाइना के हाथ में थी इसलिए चाइना ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने ही नहीं दी, इस आधार पे कि जो पेंडेमिक्स है, एपिडेमिक्स है, वो जो है सिक्योरिटी काउंसिल के उसके अंतर्गत, मैंडेट के अंतर्गत नहीं आते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल का रोल पेंडेमिक से डील करने का नहीं है, वो केवल जो है जहां शांति स्थिरता को खतरा उत्पन्न होता है, युद्ध होता है, संकट है, वहाँ पे है। तो ऐसा तो युद्ध है नहीं, शांति को संकट है नहीं, स्थिरता को संकट है नहीं, तो फिर जो है ये वायरस पे जो है डिस्कशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं हो सकता है। और चाइना के इस आर्गुमेंट का केवल चाइना ही नहीं, दूसरे देशों ने भी सपोर्ट किया। उसका सबसे बड़ा सपोर्टर रसिया रहा। स्ट्रेटेजिक रीजन के कारण रसिया ने चाइना को सपोर्ट किया। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में साउथ अफ्रीका को जहाँ पे चाइना और अमेरिका में चुनना होता है, साउथ अफ्रीका हमेशा चीन को ही चुनता है। अफ्रीका के ढेर सारे देश जहाँ उनको आइदर आर में चुनना है, अमेरिका और चाइना को, तो अधिकांशतः अफ्रीकन देश ढेर सारे जियोपॉलिटिकल रीजन्स के कारण, उनके इकोनॉमिक डिपेंडेंसी के कारण वो चाइना को ही चुनते हैं। तो साउथ अफ्रीका ने भी जो है जो इसमें सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर हैं शायद, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल में या यूनाइटेड नेशंस में सपोर्ट ना हो। तो चाइना के कारण सिक्योरिटी काउंसिल इस महामारी पर कोई बहस नहीं कर पाई। अंततः जब 9 अस्थायी सदस्यों ने सिक्योरिटी काउंसिल के रिक्वेस्ट किया जो है, तब जाकर के उसकी मीटिंग कॉल की गई। और उस मीटिंग में भी चाइना और अमेरिका एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही लगाते रहे, कोई कॉन्क्रीट एक्शन प्लान जो है सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से नहीं आया। और इस समय जो है ये जो यूनाइटेड नेशन से अपेक्षा थी तो वो पूरा फेलियर रहा। अब हम आते हैं थोड़ा सा भारत के बारे में। भारत का रिस्पांस क्या रहा है? तो सबसे पहले जो है हमारे यहाँ जैसे आया, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो महत्वपूर्ण बात है, तो हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सार्क का जो है सार्क जिसकी बैठक बहुत दिनों से नहीं हुई थी, सार्क इंडिया पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों के कारण सार्क लगभग मृत्युप्राय स्थिति में था। लेकिन इस कोरोना वायरस के महामारी के संकट के समय में भारत ने सार्क को रिवाइव किया और सार्क के सभी देशों से उन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस बात को डिस्कस किया कि हम कैसे इसको डील कर सकते हैं। और इंडिया ने $10 मिलियन का एक फंड भी क्रिएट किया और सब देशों ने भी इसमें सहयोग किया। तो ये पहला प्रयास था भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। दूसरा प्रयास नरेंद्र मोदी ने फिर पहल की और G20 का इस समय उसकी प्रेसिडेंसी सऊदी अरबिया के पास है। सऊदी अरबिया इसमें G20 को चेयर कर रहा है। तो सऊदी अरबिया के किंग से उन्होंने अपना संपर्क स्थापित किया और नेताओं से संपर्क स्थापित किया और मोदी के पहल पे जो है G20 का एक वर्चुअल मीटिंग हुई, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिस पे इस पे बातचीत की गई। तो भारत का जो भी स्थिति है कम से कम जहां यूनाइटेड नेशंस फेल कर रहा था, जहां पे WHO की फेलियर थी, तो वहां कम से कम 2 जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस थे, रीजनल इंस्टीट्यूशन सार्क और जो है G20 जो ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है जहां विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाएं जहां पे उनका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ये प्रयास जो है काफ़ी उनका सराहनीय था। और अब तो अभी मैं राम माधव का आर्टिकल पढ़ रहा था जो कल के हिंदुस्तान टाइम्स में है। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वुड्रो विल्सन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को लीड किया और राम माधव ने लिखा कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद
रूजवेल्ट ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को लीड किया, तो शायद इस कोरोना वायरस के समय में और उसमें जब चीन और अमेरिका में काफ़ी एक्विजिशन काउंटर एक्विजिशंस हैं, और जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस फेल कर रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल्स फेल कर रही है, डब्ल्यूएचओ फेल कर रही है, ढेर सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन फेल कर रहे हैं, तो शायद रूजवेल्ट और विल्सन की तरह शायद मोदी आगे आएँ और उनकी पहल पे शायद कोई नया इस जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें कुछ नए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हों जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकें और कोऑपरेशन को आगे बढ़ा सकें। तो इसी के साथ मैं जो है अपने लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चंस इनवाइट करता हूँ, यदि क्वेश्चंस आप लोग पूछेंगे तो उन क्वेश्चंस का जवाब मैं दे सकता। मैं पहली बार ये फेसबुक लाइव पे यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए टेक्नोलॉजी से मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया शायद लिख के आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रश्न यदि आप पूछते हैं तो उसका मैं जवाब दे सकता हूँ। सौरव, यदि कोई क्वेश्चन हो किसी का तो बताएं। हेलो, हाँ सौरव। हेलो, हाँ, ये नीलंजन बनर्जी का प्रश्न आया है, विल इंडिया सिक्योरिटी पॉलिसी चेंज आफ्टर दिस क्राइसिस। इंडिया की जो सिक्योरिटी पॉलिसी में फिलहाल कोई चेंज उतना नज़र नहीं आ रहा है। अभी हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, हमारा जो इंगेजमेंट है वो अमेरिका से ज़्यादा बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि हमारे चाइना से कोऑपरेशन के एक लिमिट हैं। बियॉन्ड ए पॉइंट इंडिया चाइना कोऑपरेशन कैन नॉट गो अहेड एज फार एज सिक्योरिटी फील्ड इज कंसर्न्ड। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा चाइना के साथ नहीं कोई कोऑपरेशन है। आप देखेंगे तो हम चाइना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जिसको हैंड इन हैंड कहते हैं, जो एनुअल एक्सरसाइज होती है मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज जो है टेररिज्म के अगेंस्ट में होती है। हम चाइना के साथ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर हैं, और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है कि एशिया का नाटो है, तो हम वहाँ पे भी मेंबर हैं उसके। हम चाइना के साथ रसिया इंडिया चाइना एक मैकेनिज्म है, वहाँ उनके साथ हम चाइना के साथ इंगेज हैं। ब्रिक्स प्राइमरीली इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यहाँ भी हम चाइना के साथ हैं। तो चाइना के साथ हमारा इंगेजमेंट ज़्यादातर बिजनेस ट्रेड कॉमर्स के फील्ड में है, लेकिन सिक्योरिटी फील्ड में भी हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइजेज के साथ हमारा उनका और थोड़ा बहुत उनका सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी है। लेकिन अमेरिका के साथ हमारा सिक्योरिटी कोऑपरेशन निरंतर बढ़ता जा रहा है। जो 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट हैं हमारे सिक्योरिटी कोऑपरेशन के साथ अमेरिका के बढ़ने के, उन 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट में 3 को हम पर दस्तखत कर चुके हैं, और चौथा पे बातचीत हो रही है, शायद चौथा फाउंडेशनल एग्रीमेंट पे भी सिग्नेचर हो जाए। इन चारों पर साइन होने के पश्चात उपरांत जो इंटर ऑपरेशनबिलिटी है, मतलब हमारी इंडिया की फोर्सेज और चाइना की और अमेरिका की फोर्सेज, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी ऑफ बोथ द कंट्रीज एक साथ कैसे ज्वाइंट ऑपरेशंस कर सकते हैं, वो और बढ़ेगा। और पहले से भी हम मालाबार एक्सरसाइज के थ्रू हमारा रेगुलर जो है एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज अमेरिका के साथ हो रहे हैं। मालाबार एक्सरसाइज को एक्सपेंड कर दिया गया है, अब इसमें जापान भी आ गया है, बायलैटरल से ट्राइलैटरल हो गया है, और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें रुचि ले रहा है, शायद ये ट्राइलैटरल से क्वाड्रिलैटरल हो जाए। तो यहाँ हम जो है ये सहयोग बढ़ रहा है।
दूसरी हमारा जो है अब जो एशिया, अब इंडो पैसिफिक वर्ड इधर ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इंडो पैसिफिक वर्ड इस बात को दर्शाता है कि इंडिया की इम्पोर्टेंस जो है अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में ज़्यादा बढ़ रही है। अब अमेरिका एशिया पैसिफिक के बजाय इंडो पैसिफिक वर्ड यूज़ करता है, और इस इंडो पैसिफिक जो एरिया है इसमें अमेरिका ने इंडिया को काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट रोल दे रखा है। तो अभी जो है, और अमेरिका इंडिया से चाहता है कि इंडिया इस रीजन में, इंडो पैसिफिक इस रीजन में जो है ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करे। तो लेकिन हम अमेरिका के साथ हमारा सहयोग बढ़ रहा है, मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ रहा है। अमेरिका हमको हर जगह सहयोग कर रहा है। उन्होंने हमको जो है सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हमसे साइन किया, वो एनएसजी वेबर दिलाने में हम प्रयासरत हैं। उन्होंने हमको जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम थे, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप था, वासेनर ग्रुप था, और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम थी, इन सब में हम अमेरिका के प्रयासों से इस सब के सदस्य बन गए हैं, जबकि हमने एनपीटी पे दस्तखत नहीं किया है। एनएसजी में प्रयास चल रहा है, चाइना के वीटो के कारण हम उस पर नहीं बन पाए हैं। लेकिन हमारा अमेरिका की तरफ झुकाव ज़्यादा है, सहयोग बढ़ रहा है। लेकिन हम उस समय इस बात पे भी हम सचेत हैं कि कहीं हम अमेरिका को बैलेंस करने के लिए चाइना से पूरा संबंध हम नहीं तोड़ने की स्थिति में हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री वुहान गए, वुहान में सबमिट किया, और फिर हमने उनको बुलाया और चेन्नई में भी सबमिट किया। तो कोरोना के इस क्राइसिस के बाद इंडिया की जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, यद्यपि इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पॉलिसी हम बहुत दिन से परसू कर रहे हैं, और ये मोदी गवर्नमेंट भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पॉलिसी को सरेंडर नहीं करेगी। यद्यपि हमारा जो सैन्य सहयोग है वो आज की तिथि में अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी वी कैन नॉट सेक्रीफाइस अवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, there are many questions. सौरव प्रकाश का क्वेश्चन है, वुड चाइना फेस एनी इकोनॉमिक रिप्रेशन? रिप्रेशन मीन do you mean the repression as Germany was made to pay after the Second World War and First World War? Can you clarify your question? Or you want to ask these economic consequences? Saurav, can you please clarify your question that whether China has to pay reparation as Germany was made to pay reparation after the First World War and Second World War? Or you want to ask this question that what will be the economic consequences for China? You clarify your question, then I will answer. In the meantime, I am taking up another question asked by Anusri Devendra. Anusri, what should be the way forward for India as far as Sino-India bilateral ties are concerned? अभी हमारे इंडिया चाइना के जो रिलेशंस हैं उसमें कोई भी चेंज ज़्यादा ड्रेस्टिक होने नहीं जा रहा है। हमारा जो चीन के साथ संबंध है काफ़ी बैलेंस्ड है, और इस बैलेंस को बनाए रखने में ही इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। रीजन, एज आई सेड अर्लियर while answering another question, there is a limit beyond which India can't go closer to America, and there is a limitations also on India-China cooperation. ढेर सारे हमारा चाइना के साथ टेंशन है, लेकिन इस टेंशन के बावजूद भी 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ, और 1967 में नाथुला पे जो है हमारी भारतीय और चीनी सेनाओं में जो है क्लैश हुए। 67 के नाथुला क्लैश के बाद आज तक भारत और चीन की सेनाओं ने एक दूसरे पे गोली नहीं चलाई है। देयर हैज बीन नो शूटिंग इंसिडेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना आफ्टर 1967 नाथुला क्लैशेस बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स. You must would have seen in the visuals, many visuals,
where Indians and Chinese soldiers are pushing each other. They are throwing stones and they are pushing each other, but they have not resorted to firing against each other as it is happening day in day out between India and Pakistan. So India and China, they will cooperate to some extent, and they are also opposed to each other. So in brief, we can say that India-China relation is characterized by cooperation in the economic, trade, commerce field, but competition in the strategic field here. So this India-China bilateral relation is characterized by strategic competition and economic cooperation. Economic cooperation, I am saying, because Indian economy and Chinese economy in many fields are so interdependent upon each other. As I said regarding this pharmaceutical industry, our pharmaceutical industry is too much dependent upon the supply chain of China. As I said earlier, the pharmaceutical ingredients, more than 70% of pharmaceutical ingredients are provided by China only. तो हमारे जो इकोनॉमिक लिंकेजेस इतने ज़्यादा हैं कि इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू एनॉय चाइना. वो जो अमेरिका ने सोवियत यूनियन के खिलाफ जो कंटेनमेंट पॉलिसी अपनाई, उस तरह की कंटेनमेंट पॉलिसी आज अमेरिका भी चाइना के खिलाफ नहीं कर सकता है और इंडिया भी नहीं कर सकता है. तो हमारे जो इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन और इकोनॉमिक फील्ड में कोऑपरेशन भी कंटिन्यू करेंगे. लेकिन इतना निश्चित है कि इस क्राइसिस के बाद इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी प्रयास रहेगा कि इंडियन इंडस्ट्रीज की जो डिपेंडेंसी है चाइना पे, वो उसको कम से कम की जाए. जितना कम रहेगा उतना भारत के लिए बेहतर होगा. तो इंडिया चाइना के रिलेशंस में ज़्यादा फर्क इस कोरोना के कारण आने जाने नहीं जा रहा है. स्ट्रेटेजिक फील्ड में उनका कंपटीशन जारी रहेगा. पाकिस्तान चाइना का ऑल वेदर फ्रेंड कंटिन्यू करेगा. चाइना जहां मौका मिलेगा वहां इंडिया को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ेगा. जहां भी इंडिया को बहुत जैसे एनएसजी है, एनएसजी में चाइना अपना वीटो हटाए, इसकी संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है. सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना अपना पोजीशन इंडिया के खिलाफ बढ़ाए, कम करे, ख़त्म करे, उसकी भी संभावना कम है. तो जहाँ जहाँ हमारे इंटरेस्ट हैं, बहुत जगह जहाँ पे चाइना हमको हिट कर सकता है वहाँ उससे बाज नहीं आता है. तो डिस्पाइट लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, और ये भी हम आपको ये कहना चाहेंगे कि ज़्यादा व्यापार होना ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अच्छे संबंधों का सूचक हो. ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो यदि आप ट्रेड को देखेंगे, कॉमर्स और बिजनेस को देखेंगे, तो जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस में बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले, सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले. तो ये नहीं कह सकते हैं कि दो ट्रेडिंग नेशंस वार नहीं करेंगे. इंडिया, चाइना एक दूसरे के बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर हैं. इंडिया तो चाइना का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर नहीं है, लेकिन चाइना हमारा अभी लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर था, लेकिन अभी अमेरिका उससे आगे निकल गया है, तो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है. और इवन ट्रेड में भी हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, वो दूसरा विषय है. लेकिन संक्षेप में भी कहना चाहेंगे, इस कोरोना से, इस संकट से इंडिया चाइना रिलेशंस में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने जा रहा है. लेकिन हाँ, जहाँ पे अमेरिका चाइना पे अटैक करेगा वहाँ पे इंडिया ओपनली यदि अमेरिका का साथ नहीं दे रहेगा तो चुप रह करके भी अमेरिका इंडिया का साथ देगा. जैसे आज ही की घटना है, WHO पे सीरियस एलिगेशन ट्रंप ने लगाए और WHO की फंडिंग अमेरिका ने बंद कर दी. लेकिन इंडिया ने इस पे ना इसके फेवर में कुछ कहा, ना इसके अगेंस्ट में कुछ कहा. तो इंडिया हैज़ मेंटेन स्ट्रेटेजिक साइलेंस. So India is not going to jump between this Sino-American verbal conflict जो इन लोगों का चल रहा है. Not take side, and if compulsion is there to take the side, definitely India will be siding with America, not with China, जो obvious है.
चलिए अगला प्रश्न जो है, ढेर सारे प्रश्न आ गए हैं। अनुश्री, तुम्हारा जो प्रश्न है कि वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया, तो वे फॉरवर्ड यही है कि जो भी हमारा बैलेंस रिलेशन चल रहा है कंटिन्यूड। जो वुहान स्पिरिट है और जो चेन्नई का स्पिरिट है, जो सी जिनपिंग और मोदी ने अभी किया है, तो ये जो है स्पिरिट सस्टेन की जानी चाहिए। इसको डिस्टर्ब करने का वो नहीं है, क्योंकि उसमें दोनों का नुकसान है। और चेन्नई के बाद तो अमेरिका, चाइना और इंडिया दोनों अफगानिस्तान में एग्री किए हैं कि वो ज्वाइंट प्रोजेक्ट भी शुरू करेंगे, तो दे आर कोऑपरेटिंग। तो एक तरह तो चाइना और वो उस तरह का संबंध नहीं है कि बिल्कुल आइदर आर करके बिल्कुल चाइना से नहीं कर रहा। इवन छोड़ दीजिए, अमेरिका भी ढेर सारा चाइना से ढेर सारे जगहों पे कर रहा है। चलिए हम इसके बारे में बात करें। निरंजन का अगला प्रश्न है, हैज दिस सिचुएशन क्रिएटिंग एन एवेन्यू फॉर मेडिकल डिप्लोमेसी? यस, इट हैज क्रिएटेड एवेन्यू फॉर मेडिकल डिप्लोमेसी एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। India is increasing its soft power by supplying the medicines to the needy countries. Even the international community is not sure how much effective this hydroxychloroquine is in fighting against this coronavirus. But when the international community demanded it, so India has imposed restriction, but within couple of days India removed the restriction just to help the other countries. और ये इंडिया का ये जो स्टेप रहा है, इसने जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया की इमेज को काफ़ी बढ़ाया है। तो ये जो मेडिकल डिप्लोमेसी, उसमें इसका फ़ायदा इंडिया को मिल रहा है। और पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन चाहे इंडिया बनाए ना बनाए, लेकिन वैक्सीन जिस दिन बन जाएगी उसकी ग्लोबल सप्लाई इंडिया से ही होगी। और इंडिया में जो कॉस्ट इफेक्टिव हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो हमारा मेडिकल टूरिज्म, एक नई टूरिज्म हमारे भारत में बात की जा रही है, तो हमारा जो कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर है वो वर्ल्ड के लिए पूरा अट्रैक्टिव है। इसको फाइट करने में इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, इंडिया की वैक्सीन इंडस्ट्री की, इंडिया की जो कॉम्पिटेंसी, इंडियन डॉक्टर्स भी हैं। हमारे विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जहां हमारे डॉक्टर्स नहीं, जो अमेरिका, यूरोप, हर जगह हमारे ही डॉक्टर्स लीड कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ सर्विस जो ब्रिटेन की है, उसमें ढेर सारे डॉक्टर्स इंडिया के ही हैं। कनाडा का जो उनके नेशनल हेल्थ सर्विस है, वहाँ ढेर सारे डॉक्टर्स इंडियंस है। तो ग्लोबल लेवल पे हमारे डॉक्टर्स, हमारे मेडिसिन, हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज सब कर रहे हैं। तो मेडिकल डिप्लोमेसी में कह सकते हैं कि कोरोना हैज़ created a conducive atmosphere where India can engage in medical diplomacy. Saurav का क्वेश्चन है, what can the global governments learn from COVID-19 crisis? This is very important question, Saurav. First lesson is that even so-called authoritarian countries, which China is no doubt, totalitarian countries, authoritarian countries, they should also not try to hide certain things which can be dangerous for the world. आज ही रिपोर्ट है कि चाइना ने काफ़ी दिन तक, वैसे एक हफ्ते कहा गया है कि चाइना के हायर लेवल पे 14 जनवरी को ही बता दिया गया था कि ये पेंडेमिक हो गया है, एपिडेमिक हो गया है वुहान में, चाइना में। लेकिन जो वहाँ की टॉप लीडरशिप थी वो उसने इस न्यूज़ को दबाए रखा, और इवन जो पहले जिस डॉक्टर ने इसको ब्रेक किया था न्यूज़ को, उसको तो जेल भी कर दिया, जिसकी बाद में मृत्यु भी हो गई। तो पहला लेसन यही है कि यदि कोई ऐसा पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो टोटलिटेरियन कंट्री को भी, अथॉरिटेरियन कंट्री को भी, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को भी ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, कम से कम हेल्थ सेक्टर में, और पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को इन्फॉर्म करना होगा। शायद चाइना ने यदि ट्रांसपेरेंसी की होती, सबको बताया होता, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लिया होता, तो शायद चाइना की क्रिटिसिज्म इतनी नहीं होती जितना कि आज उसको हो रही है। और शायद इसके कारण WHO को भी कटघरे में नहीं खड़ा किया गया होता। तो हम कोविड-19 क्राइसिस से सबसे बड़ा सबक इंटरनेशनल कम्युनिटी की यही है कि वो कम से कम स्वास्थ्य के मामलों में कुछ भी मत छिपाएं,
वो जितने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जितने डाटा शेयर करेंगे, जितने फैक्ट शेयर करेंगे, उतना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बेहतर होगा। Saurav Prakash, in a similar way, Germany paid after World War II. Yes, Germany was made to pay after Second World War. Yeah, I was expecting this question. But my friend Saurav, China is not Germany of First World War and Second World War. Germany was the defeated country of First World War and Second World War. And that is why Germany was compelled to pay reparation to the victorious countries. Here China is not a defeated country. Some people are saying that China is emerging as a victorious country. So from a victorious country you can't expect any kind of reparation. No country can dare to ask any kind of reparation from China. And even if they are asking for it, they will be disappointed here. So China is not in condition like Germany here. So China, neither they will demand, and if they are demanding, China is not going to pay anything here. Even China can be taken to the International Court of Justice also for hiding this virus, for concealing this virus from the international community, and key role in the spread of this virus, and for that they can be taken to the International Court of Justice. लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कुछ नहीं कर सकता है, जैसा कि साउथ चाइना सी पे फिलीपींस केस ले गया था चाइना के खिलाफ, और वो जो आईसीजे का निर्णय था वो फिलीपींस के पक्ष में था, लेकिन चाइना ने आउटराइटली जो है आईसीजे के वर्डिक्ट को खारिज कर दिया कि उसका आईसीजे का कोई अधिकार नहीं है साउथ चाइना सी पे कोई निर्णय देने का, और इंटरनेशनल कम्युनिटी उस आईसीजे के वर्डिक्ट को लागू कराने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। तो ये रिपरेशन पेमेंट का कोई सवाल नहीं उठता है। अंबिकेश का प्रश्न है, एज यू टोल्ड द यूएन हैज़ बीन फेल्ड टू टैकल दिस कोरोना पैंडेमिक, विल एफर्ट्स फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बी इंटेंसिफाइड? यस, ये तो पहले से ही है कि यूएन का रिफॉर्म हो, इंडिया पहले से ही कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस बात पे एग्री कर रही है कि अभी की जो वर्ड है वो 1945 का वर्ड नहीं है, वर्ड चेंज कर गया है, ढेर सारे दूसरे पावर इमर्ज कर गए हैं जो कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के तथाकथित सदस्य हैं उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। आज अगर जो यूरोप में ही देखा जाए तो ब्रिटेन और फ्रांस से ज़्यादा पावरफुल जर्मनी है, जो जर्मनी ही सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। जापान भी देखा जाए अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से तो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है। तो ढेर सारे उस पर रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही थी, तो इसके बल और मिलेगा। और जो सिक्योरिटी काउंसिल का मीटिंग नहीं हो पाई, यूनाइटेड नेशंस कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है, तो ये बात आएगी कि ये ग्लोबल ये यूनाइटेड नेशंस का जो है रिफॉर्म कैसे लाया जाए, जैसे फ्यूचर में यदि कोई और इस तरह के पेंडेमिक्स आते हैं तो उससे वो कैसे डील करे, क्योंकि फ्यूचर में वार की संभावना बहुत कम है। क्योंकि जैसा आपको ज्ञात है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के कारण वार इतना डिस्ट्रक्टिव हो गया है कि कोई भी देश अब वार करने नहीं जा रहा है, और कम से कम जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं वो वार करने नहीं जा रहे हैं। तो जब ये वार होगा भी तो लोकल वार होगा, स्मॉल कंट्रीज़ के बीच में वार होगा, और जो मेजर पावर्स हैं, ग्रेट पावर्स हैं, बिहाइंड द सीन वो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेजर पावर्स के बीच में वार नहीं होगा। क्यूबन क्राइसिस के बाद से जो वर्ड है इसमें स्पष्ट हो गया है कि कम से कम सुपर पावर्स, मेजर पावर्स वो कोई युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। तो अब जो संकट आएगा वो संकट इसी प्रकार की महामारियों से आएगा, और इस प्रकार की महामारियों से भविष्य में निपटने के लिए यूनाइटेड नेशंस की कैसे रिफॉर्म की जाए इस बात को करना होगा। तो यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म की बात चलेगी, पर्टिकुलर सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म की बात चलेगी। और अभी जो इस क्राइसिस में जो इंडिया का जो प्रोएक्टिव रोल रहा है, प्रोएक्टिव रोल इन द सेंस कि उन्होंने रीजनल कॉन्फ्रेंस कन्वीन किया, प्रोएक्टिव रोल इन द सेंस कि उन्होंने G20 का कॉन्फ्रेंस कन्वीन कराने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया,
तो अब ये समय हो सकता है कि और से मांग है कि इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल्स में दी जाए। तो शायद से जो इंडिया का जो क्लेम है सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप का, इसके बाद शायद और स्ट्रांगर रूप में सामने आए। सांसी संस्कृति, as you said sir, that due to globalization health vulnerability is increasing, but major players in the world politics are काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन हेल्थ vulnerability is increasing, but major players in world politics are still engaged in the same rhetoric, that is about nuclear weapons, military power and economic power. Don't you think there is an immediate need to shift the focus toward issues such as ensuring health security to all? हेल्थ, देखिए, मैं अपने लेक्चर के प्रारंभ में ही जाऊंगा जो मैंने कहा था, यदि ये प्रूव हो जाता है लैबोरेटरी मेड वायरस है तब तो ये बायोलॉजिकल वीपन हो गया, और यदि ये बायोलॉजिकल वीपन हो गया तो जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रहे हैं वो 3 प्रकार के वीपन हैं, ABC, एटॉमिक वीपन्स, बायोलॉजिकल वीपन्स एंड केमिकल वीपन्स। तो वार, तो ये अगर जो बायोलॉजिकल वीपन हो गया तो इसके मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी एटॉमिक वीपन को छोड़ करके, केमिकल वीपन को छोड़ करके अब बायोलॉजिकल वीपन के द्वारा भी वार कर सकती हैं। इफ इट इज प्रूव्ड दैट दिस इज अ बायोलॉजिकल वीपन एंड इट हैज बीन क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी, वेदर बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेदर बाय द चाइना, वेदर इट वाज रिलीज एक्सीडेंटली और डेलिबरेटली, जो भी हो बाद में आएगा, ये प्रूव होगा। तो वार को रूल आउट करना, मतलब वार ठीक है, न्यूक्लियर वार नहीं होगा, लेकिन लिमिटेड वार तो हो रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान को ले लीजिए, हम न्यूक्लियर डिटरेंस की थियरी को ही कहते हैं। यदि ये कहा जाए कि 2 न्यूक्लियर वीपन कंट्रीज के बीच में वार नहीं हो सकता तो कारगिल वार क्यों हुआ? इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वीपन्स थे और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वीपन्स थे। तो न्यूक्लियर वीपन का आ जाना वार फ्यूचर में कभी ना होगा, ये जो है निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वीपन होने के बाद भी कारगिल युद्ध में हुआ और भविष्य में भी उनकी संभावना बनी है। रही बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूक्लियर वीपन का कोई रोल नहीं है, डिटरेंस रोल न्यूक्लियर वीपन का है। और शायद कारगिल वार एस्केलेट इसलिए नहीं किया क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वीपन था, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों पे ग्लोबल कम्युनिटी का भी प्रेशर आया, और इनके जो तत्कालीन जो लीडर्स थे उन लोगों ने भी रियलाइज़ किया कि हम इस वार को कन्वेंशनल वार ही रखेंगे, इसको न्यूक्लियर वार में नहीं ट्रांसफॉर्म होने देंगे। इसलिए जब वाजपेयी उसमें प्रधानमंत्री थे कारगिल वार के समय में, उनसे जब इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि हमको जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको वायलेट करने के परमिशन दीजिए, तो वाजपेयी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को वायलेट नहीं करेंगे। कैजुअल्टी ज़्यादा हो रही थी, उन्होंने कहा हो जाए, हम अपने सोल्जर्स की जान देने को तैयार हैं, लेकिन LAC को हम रेस्पेक्ट करेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि हम जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को वायलेट करेंगे तो इसका एस्केलेशन की संभावना है। यानी ये एक्सरसाइज, मतलब गवर्नमेंट exercise this restraint only because of this reason, that they knew this thing, that Pakistan is also having nuclear weapons, India is also having nuclear weapons, and it is advisable for both the countries, it is in the national interest of both the countries that this nuclear war should not be transformed, converted into the nuclear war. तो वार ख़त्म नहीं होगा, वार बना रहेगा, वार का नेचर चेंज करेगा। टोटल वार शायद फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार टाइप के वार नहीं होंगे, लेकिन अमेरिका ने क्या वार नहीं किया? अमेरिका ने ग्लोबल वार ऑन टेरर शुरू किया, अमेरिका ने अफगानिस्तान में इंटरवीन किया, अमेरिका ने इराक में इंटरवीन किया, अमेरिका ने अपने फोर्सेज का इस्तेमाल किया, वहाँ पे सद्दाम हुसैन के गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका, यहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। तो युद्ध का इस्तेमाल हो रहा है, मिलिट्री का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए वार रहेगा, और वार के लिए
प्रिपेयर भी रहना होगा। क्लासविज ने जो पहले कहा था कि वार इज कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स थ्रू अदर मीन्स, ठीक है, वो क्लासविज का वो वाला अब उस समय तक नहीं है कि हर चीज़ का जो है वार के थ्रू नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वार पॉलिटिक्स का एक साधन है जो कि सभी देश यूज़ करते आए हैं। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में किया, अमेरिका ने इराक में किया, और दूसरे देश भी फ्यूचर में करेंगे। तो इसलिए हेल्थ सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए प्रयास हो रहे हैं सब हैं, सभी देश, हो सकता है इस कोरोना वायरस के बाद सभी देश अपना हेल्थ पे अपना उनका एक्सपेंडिचर है बढ़ाएं। तो हेल्थ सिक्योरिटी एक इशू है, लेकिन हेल्थ सिक्योरिटी के साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी है, बॉर्डर की सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट रहेगी। अन्मेष गौरव का प्रश्न है, इफ़ वी एक्सेप्ट द थ्योरी दैट दिस कोविड-19 इज ए बायोलॉजिकल वेपन, हाउ यू सी द चेंज इन वारफेयर, विल बायोलॉजिकल वेपन बी एबल टू सुपरसीड मिलिट्री वारफेयर। अब बायोलॉजिकल वेपन तो पहले भी बने थे, अभी तो एक कन्वेंशन बना हुआ है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, और विश्व के सभी देशों ने ये यूनिवर्सल कन्वेंशन है, यूनिवर्सल एक्ट है। तो बायोलॉजिकल वेपन जो एक्ट है, इसको सभी देशों ने इस पर दस्तखत कर रखे हैं, मेजर कंट्री, इंडिया ने भी कर रखे, सभी कर रखे हैं। तो यदि कोई देश बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है तो इसी जो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है उसको वायलेट कर रहा है। तो ओपनली तो ऐसा कोई देश नहीं कर सकता है, शायद नहीं कर रहा होगा। इसलिए मुझे तो यही विश्वास हो रहा है कि शायद ये नेचुरल वायरस है, ये बायोलॉजिकल नहीं है। ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरी आ रही है गलत है। अब बाद में साइंटिफिक कम्युनिटी जब ये प्रूव कर देगी कि ये है नेचुरल है या लैब मेड है, तभी हम इस पर कह सकते हैं। यदि ये लैब मेड है तो उस कंट्री ने, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, उसने बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का वायलेट किया है, और उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को तय करना होगा कि ऐसे देश के खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। समस्या यही है कि अफ़गानिस्तान के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, इराक के खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अमेरिका और चीन के खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई एक्शन नहीं ले सकती है। इनके खिलाफ आप सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन भी नहीं पास कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास वीटो पावर है। और दिव्यपानी का प्रश्न है, सिंस मेनी कंट्रीज हैव टोल्ड देयर कंपनीज टू कम बैक होम ड्यूरिंग सच सर्कमस्टांसेस, कैन इंडिया रिप्लेस चाइना एज मैन्युफैक्चरिंग hub post-corona crisis? Yes, India can replace these countries, but thing is that India has to improve its ease of doing business. India has to improve its infrastructure. India has to bring its infrastructure at par with the other countries. तो वो जो है अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जो हम कंपेयर करें, ये कंपनियां कहाँ जा रही हैं? जो भी चाइना से रिलोकेट कर रहे हैं वो कंपनियां ज़्यादातर वियतनाम जा रही हैं, साउथ ईस्ट एशिया जा रही हैं। यदि आसियान कंट्रीज़ में आप जाएं तो आप मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इन सब कंट्रीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया से तुलना करेंगे तो मच बेटर है। लेबर का भी ठीक ठाक है। तो इन सब कारणों से अभी जो एमएनसी रिलोकेट कर रही हैं वो सब जो है, इंडिया भी उनके एक ऑप्शंस में है, लेकिन वो साउथ ईस्ट एशिया में भी जा रही हैं। तो अब इंडिया को यदि चाइना के जगह पे इमर्ज करना है तो हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने होंगे, हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करने होंगे, जिसमें भारत सरकार प्रयत्नरत है। मोदी सरकार ने ढेर सारे प्रयास भी किए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग काफ़ी इम्प्रूव कर गई है पहले की अपेक्षा में। इंडिया में एक और डिटरेंट फैक्टर था करप्शन का, उसको भी काफ़ी एड्रेस किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो इंडिया के पास चांस है और पूरी संभावना है कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रिलोकेट कर रही हैं वो इंडिया पर भी ध्यान देंगी और उसमें ढेर सारी इंडिया भी आएंगी। दूसरी इंडिया आने का उनका एक और बड़ा कारण है कि इंडिया का जो कंज्यूमर बेस है
वो बहुत बड़ा है, जो साइज़ हमारा है। तो ये भी उनको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो एक्सपोर्ट के लिए नहीं होती है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होती है, जबकि चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग होती है। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग के बजाय डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो ये हमारा जो कंज्यूमर्स है, जिसका बेस इतना बड़ा है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, जो मल्टीनेशनल्स को फोर्स कर रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं यहाँ आने के लिए। तो हम होपफुल हैं, ढेर सारी कंपनियाँ हमारे आएंगी। और इधर तो हम देख रहे हैं योगी जी भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। उनका भी प्रयास चल रहा है कि ढेर सारा जापान और देशों के संपर्क में है कि इंडिया में आए और यूपी में आए और बनारस में भी आएँ। तो वी आर होपफुल, वी आर ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रॉब्ली सम रिजल्ट विल कम। एंड हियर जो लीडरशिप है उसका भी रोल इम्पॉर्टेंट है। तो अभी वी हैव कॉम्पिटेंट लीडरशिप, एबल लीडरशिप बोथ एट द सेंटर एज वेल एज इन द स्टेट्स। So we are hopeful, probably large number of companies will relocate their manufacturing unit from China to India instead of going to Southeast Asian countries. As European Union has not provided any help to Italy during this pandemic, and so Italy has lost its faith in Union. Will countries have the same participation in such organization? पारुल, यूरोपियन यूनियन का प्रॉब्ली बुरा समय चल रहा है। यूरोपियन यूनियन इज नो लॉन्गर ए वेरी रोबस्ट, कॉम्पिटेंट, पावरफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज ए रोल मॉडल फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशंस। इवन आसियान, सार्क, जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आए वो सब यूरोपियन यूनियन के मॉडल, कुछ यूरोपियन यूनियन के डर के मारे है। अमेरिका का जो नेफ्टा है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जब मास्ट्रिक्ट ट्रीटी साइन हुई और ये हुआ कि यूरोप एक कॉमन मार्केट के रूप में इमर्ज कर रहा है और ये एक फोर्ट्रेस के रूप में इमर्ज कर रहेगा, यूरोपियन यूनियन एज ए फोर्ट्रेस इमर्ज कर रहा था, तो उसको अमेरिका का रिस्पॉन्स था कि उन्होंने अपने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए और वो उनका बना नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन नेफ्टा, जिसमें कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको ये तीन मिल गए। बाद में फिर ढेर सारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स बने। तो इन सब का जो रोल मॉडल था यूरोपियन यूनियन था, लेकिन अब रोल मॉडल में ही समस्या आ गई है। आप ब्रेक्जिट देख रहे हैं, ब्रिटेन हैज़ ऑलरेडी एग्जिटेड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। जितने भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं उन सब के यहाँ जितनी भी नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, चाहे वो अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी जर्मनी में हो, अल्टरनेटिव फॉर जर्मन समथिंग लाइक दैट, वो जर्मनी में हो, या मैरी ली पेन उनकी जो पार्टी है फ्रांस में उनकी हो, सभी कंट्रीज़ में जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं वो सब जो है यूरोस्केप्टिक्स के अंतर्गत आते हैं और वो सभी मांग कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि यूरोपियन यूनियन को छोड़ करके हम बाहर आ जाएं। तो यूरोपियन यूनियन, रही बात इटली की, कि इटली को यूरोपियन यूनियन ने उतनी मदद नहीं की, तो भाई सभी का घर जल रहा है। जर्मनी इज़ हैविंग द लाख्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, फ्रांस इज़ हैविंग द लाख्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ब्रिटेन तो यूरोपियन यूनियन से बाहर ही हो गया है। तो व्हेन होल ऑफ यूरोप इज़ बर्निंग, सो एवरी नेशन इज़ कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन नेशन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हेल्प अदर नेशंस। तो इसलिए अब जर्मनी अपने को छोड़ करके इटली में जाए, स्पेन अपने को छोड़ करके इटली में जाए, या फ्रांस या बेल्जियम, कोई भी यूरोपियन यूनियन का कंट्री नहीं है जो प्रभावित ना हो। तो ऐसे में इटली को ये अपेक्षा करना कि सब अपने स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़ करके वो सभी स्वास्थ्य सेवाएं इटली को एक तरफ डाइवर्ट कर देंगे, ये उनका उचित नहीं था। और दूसरी बात, इटली में जो समस्या आई उसके लिए इटालियन स्वयं जिम्मेदार हैं। जब पूरे विश्व में लॉकडाउन हो रहा था, चाइना ने खुद लॉकडाउन अपने यहाँ कर रखा था, तो उन्होंने क्यों नहीं ये लॉकडाउन करके अपने प्रिकॉशनरी मेजर लिए। तो इटली अपनी वर्तमान स्थिति के लिए इटली स्वयं जिम्मेदार है। इटली का जो रेकलेस बिहेवियर था उसके लिए इटली ने ये प्राइस पे किया है। शायद इंडिया ने इटली से सीखा और शायद पहले ही इन्होंने जो प्रिवेंटिव मेजर्स थे अडॉप्ट कर लिए, शायद उसका फ़ायदा आज हमको मिल रहा है। और शायद हमारे यहाँ कोरोना इतना तेज़ स्प्रेड नहीं कर रहा है जैसा इटली या यूरोप के और देशों में किया।
Next question. America has stopped its funding. Harsh has asked this question. America has stopped its funding to World Health Organization. What will be the impact of this decision on international politics? American suspension of funding to WHO will have global repercussion. The first impact will be the functioning of the WHO will be immediately affected, क्योंकि बहुत बड़ा शेयर जो है, मेरा ख्याल है लगभग आधा या आधे से कम अमेरिकन फंडिंग है। अब ये अमेरिकन फंडिंग बंद होती है तो WHO को सारे प्रोग्राम बंद करने होंगे, उसको डाउन साइज करना होगा। दूसरी समस्या आ रही है कि अब अमेरिका का स्थान क्या कोई दूसरा देश लेगा? चाइना इस पोजीशन में है, चाइना के पास इतना सरप्लस कैपिटल है, इस समय सबसे ज़्यादा सरप्लस कैपिटल के ऊपर कोई बैठा हुआ है तो वो चाइना है। तो चाइना के लिए 58 मिलियन जो अमेरिकन फंडिंग थी बड़ा अमाउंट नहीं है, चाइना दे सकता है, लेकिन चाइना का भी कैलकुलेशन होगा कि यदि चाइना इस समय WHO को हेल्प करता है तो अमेरिका का एलिगेशन तो साफ हो जाएगा कि ये तो चाइना के प्रेशर में काम कर रहा था, चाइना से मिला हुआ था। ये जैसा कि जापान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि चाइनीज़ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो चाइना यदि इसको बेल आउट करता है 58 मिलियन अमेरिका को रिप्लेस करके, अमेरिका से ज़्यादा चाइना देने की स्थिति में दे सकता है, तो शायद जो WHO पे जो तमाम आरोप लग रहे थे शायद वो आरोप सही होंगे। तो चाइना भी फ़िलहाल शायद तुरंत तो बेल आउट नहीं करेगा, फंडिंग नहीं बढ़ाएगा। दूसरे और सभी राष्ट्रों की वो स्थिति अर्थव्यवस्था की नहीं है कि वो अपने फंडिंग बढ़ाएं, तो WHO पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। और जो WHO पे प्रभाव पड़ेगा तो पूरे विश्व में जो स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं उन पे प्रभाव पड़ेगा। WHO अकेली बॉडी है जो वर्ल्ड हेल्थ को रेगुलेट कर रही है, वर्ल्ड हेल्थ के बारे में एडवाइजरी जारी कर रही है। यदि ये ख़त्म हुआ तो WHO के स्थान पे कोई एक नया इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना होगा जो WHO का स्थान ले सके। यदि हमारे पास लेबर फील्ड में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैं, यदि हमारे पास WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, हर इकोनॉमिक सोशल फील्ड में कोई ना कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, तो हेल्थ के फील्ड में भी एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। और वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन या WHO फेल करता है, कोलैप्स करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, तो उसके स्थान पर एक नया जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेगा। तो और यदि इसके प्रोग्राम बंद होते हैं तो तीसरी दुनिया के देशों का भी नुकसान होगा, थर्ड वर्ल्ड का नुकसान होगा। इवन WHO की सहायता से ढेर सारे स्वास्थ्य संबंधित प्रोग्राम हमारे यहाँ भी चल रहे हैं। डिटेल मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है ढेर सारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, पोलियो ड्रॉप का प्रोग्राम है, ये सब संभवतः WHO के सहयोग से ही चल रहे हैं या WHO का कुछ न कुछ इसमें भूमिका है। तो विश्व के लिए WHO का विश्व के प्रदेश से गायब हो जाना एक अच्छी सूचना नहीं है। WHO को रिफॉर्म, WHO की रिस्ट्रक्चरिंग ज़रूरी है, लेकिन इसका अंत निश्चित रूप से वैश्विक समुदाय के लिए ठीक नहीं होगा। अनुज शर्मा का प्रश्न है, हाउ पोस्ट कोविड वर्ल्ड विल बी डिफरेंट फ्रॉम प्री कोविड वर्ल्ड? व्हाट विल बी द चेंजेस इन डे टू डे लाइफ आफ्टर कोविड? And the next question, when things will be normal or we will be having this COVID situation as perennial one and new normal? अनुज जी, ये कोई नहीं जानता है कि ये कोरोना वायरस का कब ख़त्म होगा, लेकिन ये निश्चित है जब भी ख़त्म होगा उसके बाद का विश्व बिल्कुल बदला हुआ विश्व होगा। ये प्री कोरोना विश्व जो है नहीं रहेगा, पोस्ट कोरोना प्री कोरोना विश्व से बिल्कुल अलग रहेगा। लेकिन अभी हम ना प्री कोरोना में है ना पोस्ट कोरोना में, अभी हम कोरोना वर्ल्ड में हैं। रही कोरोना
कैसे ख़त्म होगा? अब साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग खुद ही डिवाइडेड हैं। एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट कर रहा है ढेर सारे वायरस मानव समुदाय के इतिहास में आए और धीरे धीरे मानव समुदाय ने उनके प्रति अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर ली, जिसको साइंटिस्ट लोग हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो जैसे सभी वायरस के प्रति हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई, तो इस वायरस के प्रति भी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगी। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या को इन्फेक्टेड होना होगा, संक्रमित होना होगा। तो हर्ड इम्यूनिटी विल डेवलप when half of the world will be infected by this virus, and then human being will develop the immunity against this virus also. अब समस्या ये आ रहा है कि भाई पहले के विश्व में तो कोई चारा था नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था, ढेर सारे लोगों की मजबूरियाँ थी, लाचारियाँ थी, तो उस समय हर्ड इम्यूनिटी के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन आज जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है, बायोलॉजिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है, मेडिकल साइंस इतना एडवांस है, तो हम मानव समुदाय को हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए छोड़ दें कि चलिए ये इन्फेक्ट हों और मर जाएं। और जो डार्विन का सिद्धांत था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि इसमें जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, डार्विन ने का थियरी है, ये पढ़ा ही आपने कि जो फिटेस्ट हैं वो सर्वाइव करेंगे ही, जो कमज़ोर हैं उसमें जाएंगे। आज भी कोरोना से कौन मर रहे हैं? जिनके पास कोई ना कोई इलनेस है, कोई प्री मेडिकल केस है, जो डायबिटिक रहे हैं, हाइपरटेंशन रहे हैं, कैंसरस रहे हैं, या दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिजीजेज। आज बहुत ज़्यादा एज के हैं, 60 प्लस हैं, 80 प्लस हैं। जो इटली में जो इतना फिगर हुआ वो बहुत ज़्यादा वहाँ 80 प्लस के लोगों की मरे। तो ये भी ये बात कही जा रही है कि वो 2-4 साल में वैसे भी शायद मर जाते, कोरोना के कारण वो पहले मर गए। तो जो स्ट्रांग है वो सर्वाइव। तो डार्विन की थियरी पे तो हम ये नहीं चल रहे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हर्ड इम्यूनिटी का हम इंतजार नहीं कर सकते। सभी देशों को अपने नागरिकों को बचाना है, बुजुर्गों को बचाना है, बूढ़ों को बचाना है, जो जिनका मेडिकल हिस्ट्री है उनको बचाना है। अब हम हर्ड इम्यूनिटी के लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर शायद यदि कुछ नहीं होगा, कोई वैक्सीन नहीं आएगा, कोई मेडिसिन नहीं आएगी, तो लॉकडाउन कब तक चलता रहेगा। आप भारत में देख लीजिए कैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। माइग्रेंट लेबर हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम कोरोना से शायद बच भी जाएं, हम भूख से शायद मर जाएंगे। तो सूरत में, मुंबई में कई जगहों पे जो है मजदूर सड़क पे आ गए कि हम लॉकडाउन बढ़ने के बाद कि नहीं मुझे जाना है। इवन पहला लॉकडाउन हुआ, कितने लोग आपने पढ़ा कि पैदल चल करके 500, 600, 1000 किलोमीटर इतने ज़्यादा चल के भी लोग गए। कुछ लोगों की उसमें मतलब कितनी ज़्यादा लोगों ने पीड़ा सहन किया। तो ये कब तक लॉकडाउन रहेगा? 3 मई के बाद तो लॉकडाउन बढ़ाना यहाँ भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या 3 मई के बाद ये कोरोना का संक्रमण ख़त्म हो जाएगा? वेरी डिफ़िकल्ट टू से। ट्रेन कब तक नहीं चलाएगी? और ट्रेन जब चलाई जाएगी तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी? फ्लाइट चलाई जाएगी तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी? बस चलाई जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी? 1 मीटर की दूरी पे बैठाया जाएगा तो ये बस, ट्रेन और फ्लाइट, उनकी किराए कितने बढ़ाने पड़ेंगे? क्योंकि संख्या कम हो जाएगी उनकी। तो कैसे होगा? ये सब प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा कठिन है। शायद यही बहुत लोग हैं जो उस तरह से कह सकते हैं कि शायद इवेंचुअली हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करे या वैक्सीन आ जाए। और यह वैक्सीन भी आएगा तो वैक्सीन कितना इफेक्टिव होगा? मेडिसिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट टू से व्हाट काइंड ऑफ वर्ड विल बी देयर। लेकिन शायद धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी का भी एक उत्तर है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी है, सब कुछ का है। लेकिन डेफिनेटली जो वर्ड इसके बाद आएगा वो एक अलग विश्व होगा। कम से कम भारत जो इसके बाद आएगा वो दूसरे तरह का होगा। शायद हम बनारस में आम लोगों को गुटखा और पान खा के थूकते हुए नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने शायद उन पर बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगा दी है जो हर जगह थूकेंगे। शायद हाइजीन के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो बेहतर होगा। शायद हम ज़्यादा स्वच्छता को अपनाएंगे। और जो जगह जगह पे थूकते घूमते रहते हैं लोग, पान खा के थूकते हैं, गुटखा खा के थूकते हैं, वो सब शायद उन सब हैबिट्स पे प्रतिबंध लगे। तो पोस्ट कोरोना वर्ड जो होगा वो एक इंटायरली डिफरेंट वर्ड होगा। और इंडिया भी हमारा एक इंटायरली डिफरेंट इंडिया होगा।
जब भी हम पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में पहुंचते हैं। फिलहाल तो हम लोग कोरोना वर्ल्ड में ही चल रहे हैं। Kunal Sandil, the growing economic and military strength of China upset the balance of power and fuel expansionist tendencies in Southeast Asia as Japan bid for colonial possession intensified in 20s and 30s. कुणाल ये राइज ऑफ चाइना जब हुआ था तो चाइना ने हमेशा रियलिस्ट थियरी जो कहती है कि पावर जिसके पास भी आएगा वो पावर को एक्सरसाइज करेगा, और कोई भी नया पावर जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में राइज करता है तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इनस्टेबिलिटी लाता है, इंटरनेशनल सिस्टम में इनस्टेबिलिटी लाता है। और राइज ऑफ पावर हमेशा जो है मेजर वार या वर्ल्ड वार में हुआ है। इसीलिए कहा जा सकता है कि जर्मनी का राइज जो हुआ उसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, दोबारा फिर जर्मनी का राइज हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। तो राइज ऑफ पावर हमेशा हैज़ लेड टू वार इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब जब चाइना का राइज हुआ तो चाइना ने इस बात को क्लेम किया कि चाइना का राइज पीसफुल है। जो चाइना के एकेडमिशियंस थे वो इस थियरी को, इस थेसिस को बार बार उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की कि अनलाइक जर्मनी चाइना का राइज पीसफुल है। अनलाइक जर्मनी चाइना का कम्युनिटी को डीस्टेबलाइज नहीं करेगा, बल्कि चाइना का राइज इंटरनेशनल कम्युनिटी को और स्टेबलाइज करेगा। तो ये चाइना का अपना आर्गुमेंट था और शायद बहुत दिन तक ये थी। लेकिन अब चाइना जब के पास इनॉर्मस पावर हो गया है, उसके पास इनॉर्मस फाइनेंशियल पावर भी है, उसके पास इनॉर्मस मिलिट्री पावर भी है, तो नाउ चाइना हैज स्टार्टेड फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स। और जब चाइना ने अपना मसल फ्लेक्स करना शुरू किया है तो नेचुरली द फर्स्ट विक्टिम विल बी इट्स नेबरहुड। अब साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, या इस पूरे जो स्पेस पूरा है, जो मैरीटाइम स्पेस है, इसको पूरा चाइना डोमिनेट करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ चाइना के डोमिनेशंस को जो चैलेंज आ रहा है जापान को आ रहा है, क्योंकि जापान ईस्ट चाइना सी के दूसरी तरफ जापान है। तो जापान इज़ इक्वली कॉम्पिटेंट, जापान इज़ इक्वली पावरफुल। और इसी मैरीटाइम स्पेस के डोमिनेट करने के लिए रसिया और जापान में वार भी हुआ था, जिसमें जापान ने रसिया को 1904 में पराजित भी किया था, जो एक विश्व इतिहास की बड़ी घटना है, क्योंकि पहली बार किसी एक एशियाई देश ने किसी यूरोपीय देश को युद्ध में परास्त किया था। तो अब जापान भी इसी मैरीटाइम स्पेस में कम्पीट कर रहा है। तो चाइना जापान की राइवलरी पहले से थी, यहाँ और हो गई है। दूसरी भी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि जो चाइना जो टेरिटोरियल वो क्लेम कर रहा है, उससे जो फिलीपींस की मैरीटाइम बाउंड्री है, वियतनाम की जो मैरीटाइम बाउंड्री है, थाईलैंड की मैरीटाइम बाउंड्री है, इंडोनेशिया की मैरीटाइम बाउंड्री है, जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो अफेक्ट हो रही है। दोनों के कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम हैं, तो वहाँ पे तो ये समस्या आ रही है। इसलिए चाइना का राइज सबसे पहले थ्रेटन कर रहा है इन लोगों को। फिर चाइना अब जो है पैसिफिक से इंटर कर रहा है इंडियन ओशन में, और जब इंडियन ओशन में इंटर कर रहा है तो यहाँ चाइना का स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इंडिया से शुरू हो रहा है, क्योंकि इंडियन ओशन का जो डोमिनेंट पावर हमेशा इंडिया रहा है। और इंडिया ओशन है जो किसी देश के नाम पे उसका नाम रखा गया है। तो इंडियन ओशन हैज़ ऑलवेज बीन ट्रीटेड बाय इंडिया एज इट्स ओन लेक, एज इट्स ओन ओशन, एंड इंडिया हैज़ नेवर लाइक द प्रेजेंस ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग पावर इन द इंडियन ओशन। कोल्ड वार के समय में अमेरिका की प्रेजेंस को, डियागो गार्सिया के नेवल बेस को इंडिया ने हमेशा विरोध किया। अब चाइना भी यहाँ इंटर कर रहा है। चाइना इंटर कर क्या रहा है, इंटर कर गया है। जिबूटी में उन्होंने अपने नेवल बेस भी बना दिए हैं, और चाइना अब ये कह रहा है कि इंडियन ओशन इज़ नॉट इंडियाज़ ओशन। ये चाइना अब कह रहा है कि इंडियन ओशन इज़ नॉट इंडियाज़ ओशन। तो इंडिया के जो डोमिनेंट प्रेजेंस है उसको चैलेंज चाइना कर रहा है। आपने स्ट्रिंग ऑफ पल्स का भी नाम सुना होगा। स्ट्रिंग ऑफ पल्स के द्वारा वो मैरीटाइम्स इंप्लीमेंट कर रहा है। जो उनका मैरीटाइम सिल्क रूट है
वो हमारे इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है। उनका जो BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, वो हमारे इंटरेस्ट को कर रहा है। चाइना ढेर तरह से जो है हमारे भी इंटरेस्ट को कर रहा है, साउथ ईस्ट एशियन के भी जो कंट्री है उनके इंटरेस्ट को कर रहा है। लेकिन कुछ कंट्रीज मजबूरी में चाइना के साथ भी जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब चाइना से फ्रेंडली रिलेशन रखने में ही है। इसलिए साउथ ईस्ट एशिया के कई हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में कई बार एंटी चाइना रेजोल्यूशन आया, लेकिन कुछ कंट्री के विरोध के कारण, जैसे जिसमें कंबोडिया है, लाओस है, ये सब छोटे छोटे कंट्री हैं, ये कंबोडिया, लाओस, ये सब विरोध करते हैं, चाइना के साथ खड़े हो जाते हैं और चाइना के विरोध में कोई रेजोल्यूशन वहाँ पास नहीं हो पाता है। इवन म्यांमार भी उसका मेंबर है आसियान का। म्यांमार भी हमेशा चीन के ही तरफ ही जाता है ढेर सारे कारणों से। तो इन सब के कारण जो है चाइना के जो राइजिंग पावर है उसका प्रभावित साउथ ईस्ट एशिया तो है ही, जापान तो है ही, भारत भी हो रहा है, अमेरिका भी हो रहा है। तो ये जो चाइना की थीसिस थी कि चाइना का राइज पीसफुल है, वो थीसिस चाइना अपने व्यवहार से खुद ही वायलेट कर रहा है। किसी भी कंट्री का राइज पीसफुल नहीं रहा है और चाइना बात नहीं हो सकता है और ना ही इसका अपवाद है। शिल्पा राठौर, क्या आने वाले दिनों में वर्ल्ड की कंट्रीज एटॉमिक पावर की जगह बायोलॉजिकल पावर डेवलप करने की होड़ में लग जाएंगे? शिल्पा जी, नहीं। बायोलॉजिकल वीपन पर एक अंतर्राष्ट्रीय विधि बनी हुई है और लगभग सभी देश, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, अमेरिका भी सम्मिलित है, सभी देशों ने उस पर दस्तखत कर रखा है। वो एक यूनिवर्सल ट्रीटी है, यूनिवर्सल कन्वेंशन है। इसलिए बायोलॉजिकल वीपन कन्वेंशन का उल्लंघन करके कोई भी राष्ट्र खुले तौर पर जो है ये बायोलॉजिकल वीपन नहीं बना सकता है। चोरी छिपे बना ले, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ना पता कर पाए, वो बात दूसरी है। लेकिन आज जब ऐसे सैटेलाइट्स हैं, ऐसे के सैटेलाइट्स हैं, इस तरह के हैं, इतने इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इसलिए चोरी छिपे कोई काम इस दुनिया में कोई कर ले, इसकी संभावना बहुत कम है। इसलिए बायोलॉजिकल वीपन का होड़ तो नहीं होने जा रही है। रही न्यूक्लियर वीपन की, तो न्यूक्लियर वीपन को एबॉलिश करने का कोई कन्वेंशन अभी तक नहीं बन पाया है और इंडिया इसके फोर फ्रंट पे है। इंडिया हमेशा कहता है कि अभी तक जितने न्यूक्लियर वीपन को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटी बनी है, संधियां बनी हैं, वो न्यूक्लियर वीपन को कुछ देशों के हाथों में छोड़ करके शेष दूसरों को मना करने के लिए, जैसे NPT इन्होंने बनाया है, तो NPT बनाया है तो उसमें 5 देशों को अनुमति दे दी है कि वो न्यूक्लियर वीपन बना सकते हैं, रख सकते हैं, शेष को कहाँ मना कर दिया है। उसी तरह से तो जो भी और अभी कोई ऐसा न्यूक्लियर वीपन कन्वेंशन नहीं बना है जहाँ पे न्यूक्लियर वीपन का निर्माण, उसका पोजेशंस, उसका यूज़ इत्यादि को अवैध घोषित कर दिया गया हो। तो इसलिए न्यूक्लियर वीपन तो बनते रहेंगे, लेकिन बायोलॉजिकल वीपन बनने की कोई संभावना नहीं है। तो इसी के साथ काफ़ी देर भी हो गया और मेरा ख्याल है कि मैंने सबके दे दिए हैं। तो अब अगर जो आप लोगों की अनुमति हो तो मैं इसको अंत करने जा रहा हूँ और आप लोगों को जुड़े रहने के लिए और देखने के लिए मैं आप सबको अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली, watching me and giving so much time, and it was a real pleasure to talk to you, to interact with you, to answer your questions. It was really a great pleasure for me. Thank you so much for listening me. Thank you so much.